एवरीवन। अपनी लास्ट वीडियो में हमने जो टॉपिक कवर किया था वो मुगल कालीन राजनीतिक व्यवस्था था। इसका हाफ पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके थे। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी इसलिए मैंने उसको थोड़ा शॉर्ट किया और उसके बाद में इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इस टॉपिक को, ताकि आप इजीली समझ सके और वीडियो थोड़ी बोरिंग ना हो। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने जो कुछ टॉपिक कवर किए थे अपनी लास्ट वीडियो में, वो हमने दो टॉपिक कवर किए थे। मुगल प्रशासन के बारे में हम पढ़ रहे थे। इसमें हमने राज्य की प्रकृति कर लिया था और राजत्व सिद्धांत भी कंप्लीट कर लिया था। आज हम जो इस वीडियो में टॉपिक कवर करेंगे वो है इसका केंद्रीय प्रशासन, ठीक है, प्रांतीय प्रशासन एवं स्थानीय प्रशासन, इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। केंद्रीय प्रशासन जो था मुगल कालीन राजनीतिक व्यवस्था में, हमने इसका राजत्व सिद्धांत तो कर लिया था, है ना, और ये राज्य की प्रकृति भी कि कैसा था स्वरूप, इतना आई होप कि आपको वीडियो में समझ आ ही गया होगा। ठीक है, तो इसके केंद्रीय प्रशासन में हम ये जानेंगे कि कौन केंद्र प्रशासन बोले तो सेंटर, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक तरीके से। तो केंद्रीय प्रशासन में किस किस तरह से क्या क्या पद थे और उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, वो हम देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले क्योंकि राजतंत्र था मुगल कालीन राजनीतिक व्यवस्था में, राजतंत्र था तो सबसे इम्पोर्टेंट कौन होगा, राजा ही होगा बेसिकली। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि राजा ही होगा। तो राजा जो है फर्स्ट में हमने राजा लिखा है, ठीक है, तो अब राजा को देखेंगे। राजा सभी में सर्वोपरि तथा सर्वशक्तिशाली था, जिसका नियंत्रण नियंत्रण संपूर्ण प्रशासन पर था। शासक सत्ता का केंद्र बिंदु था और शासक की सहायता के लिए मंत्री परिषद भी होती थी। अब राजा है भाई, केंद्र राजतंत्र है तो राजा सबसे महत्वपूर्ण पद है, ठीक है, राजा का। तो राजा क्या होता था भाई, सभी में सर्वोपरि तथा सर्वशक्तिशाली होता था। अब भाई किसी भी राजतंत्र व्यवस्था में देख लो, राजा तो है ही भाई मेन इंपॉर्टेंट। ठीक है, और पूरी जो सत्ता थी वो उसी के जो सत्ता का केंद्र बिंदु था वो कौन था, राजा ही था। ठीक है, सारे निर्णय भी राजा ही लेता था और उसकी सहायता के लिए मंत्री परिषद भी होती थी। हाँ, उसको वो एडवाइस देने के लिए मंत्री परिषद भी होती थी, उसकी हेल्प करने के लिए। ठीक है, लेकिन जो सबसे जो आखिरी निर्णय वगैरह निर्णय लेना होता था वो कौन लेता था, राजा ही लेता था। ठीक है, सेकंड पे हम देखेंगे वजीर। सेकंड पॉइंट में लिखा है वजीर। वजीर को प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियां प्राप्त थीं, जिसके कारण यह शक्तिशाली पद था। ठीक है, कौन होता था भाई वजीर, वजीर एक ऐसा पद होता था जो व्यक्ति इस पद पर विराजमान होता था, मतलब उसको क्या है, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां दोनों ही प्राप्त थी। प्रशासनिक यानी भाई जो भी नीतियां वगैरह बनानी हो उससे रिलेटेड, वित्तीय आप फाइनेंस से रिलेटेड हो गया, तो वित्तीय भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मान लो जिसको ये दोनों ही शक्तियां प्राप्त हैं, मतलब फाइनेंस भी और रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की भी, तो वो ऑब्वियस सी बात है उसका जो पद है वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जो मैंने एक पॉइंट लिखा है कि प्रसिद्ध वजीर बैरम खां था। बैरम खां जो है वो अकबर के टाइम पे था, मतलब ये, ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब जो वजीर ये बैरम खां है, ठीक है, ये इसका पद जो था ये काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली था, मतलब वजीर के रूप में। ठीक है, जब वजीर के पद पर था ये। ठीक है, तो वह क्या था कि इसकी शक्तियों को कम करने के लिए अकबर ने, वजीर की शक्तियों को कम करने के लिए अकबर ने प्रशासन में दीवान का पद बनाया, जिससे वित्तीय शक्तियां दी गई। ठीक है, पहले क्या था कि हमने क्या देखा कि जो वजीर था उसको प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियां दोनों ही प्राप्त थी, जिसकी वजह से उसका पद ज़्यादा शक्तिशाली हो रहा था। और अगर ज़्यादा शक्तिशाली पद हो जाएगा तो वो राजा के लिए भी खतरा बन सकता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या किया भाई अकबर ने अपने टाइम पे, जब अकबर का मतलब प्रशासन था, प्रशासन उनका कार्यकाल जब चल रहा था, तो उन्होंने क्या किया, अकबर ने इसकी शक्तियों को कम करने के लिए दीवान का पद बनाया और जो जारी वित्तीय शक्तियां थी वो वजीर से लेकर के किसको सौंप दी गई, दीवान को। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे दीवान की, दीवान क्या करता था। अभी हमने पढ़ा कि दीवान को वित्तीय शक्तियां दे दी गई थी, तो दीवान को प्रशासन से संबंधित वित्तीय शक्तियां प्राप्त थी। यह आर्थिक गतिविधियों के प्रबंधन पर नजर रखता था, यानी कि जितनी भी मतलब जो भी आर्थिक गतिविधियां होती थी उन पर ये नजर रखता था। शासक एक ही समय में जरूरत पड़ने पर एक से अधिक दीवान की नियुक्ति भी कर सकता था। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं था जैसे कि आज के टाइम हम अपनी अगर भारत की बात करें हम व्यवस्था की, तो उसमें क्या है भाई, एक टाइम पे एक ही फाइनेंस मिनिस्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं था। यहाँ पे क्या था कि भाई ऐसा पहले मुगल काल में ऐसा नहीं था। वहां पर अगर जरूरत पड़ती थी तो एक से अधिक दीवान भी नियुक्त किया जा सकता था। ठीक है, और दीवान की सहायता के लिए भी अन्य अधिकारी होते हैं। अब भाई फाइनेंस को संभालना छोटा मोटा काम तो है नहीं, तो इसलिए इसकी सहायता के लिए अन्य अधिकारी भी होते थे। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है मीर बख्शी। मीर बख्शी कौन था, यह सेना का प्रमुख होता था।
अकबर ने मनसबदारी प्रणाली के अंतर्गत मुख्य वेतन अधिकारी भी मीर बख्शी को ही बना दिया था। यानी कि क्या था भाई, सेना का प्रमुख होता था मीर बख्शी, ठीक है, यानी कि प्रमुख सेनापति एक तरीके से कह सकते हैं हम इसे। ठीक है, तो अब लेकिन जो मनसबदारी प्रणाली थी जिसके अंतर्गत अलग अलग मनसबदार आते थे, उसमें क्या है, मुख्य वेतन अधिकारी भी मीर बख्शी को बना दिया था। यानी कि जो भी वेतन मिलता था मनसबदारों को, या तो वो जैसे कि हमने पढ़ा था कि भाई जागीर, मनसबदारी व्यवस्था में हमने क्या पढ़ा था कि जागीर के रूप में भी मिलता था और नगद वेतन भी मिलता था। तो जो उनको नगद वेतन मिलता था उसका मुख्य अधिकारी किसको बनाया था, मीर बख्शी को। मनसबदारों के वेतन के लिए मीर बख्शी के हस्ताक्षर आवश्यक थे। ठीक है, यानी कि अगर मनसबदारों को वेतन अपना चाहिए तो पहले उनको क्या करना पड़ेगा, मीर बख्शी के द्वारा जो एक पत्र जारी किया जाता था उस पर हस्ताक्षर करवाने होते थे और उसके बाद वो लेकर के दीवान के पास जाते। ठीक है, और जब वो हस्ताक्षर हो जाते मीर बख्शी के, तभी उनको दीवान जो राजकोष है उसमें से क्या है, धन दे सकता था, वेतन दे सकता था। ठीक है, अब दीवान अपनी मर्जी से वेतन नहीं दे सकता था। तो यहाँ पर आप चेक एंड बैलेंस का देख सकते हैं उदाहरण कि दोनों ही क्या है, एक दूसरे के प्रति जवाबदेह हैं। ठीक है, मीर बख्शी के हस्ताक्षर के बिना भाई ऐसा नहीं कि दीवान को फाइनेंस का जो सब कुछ सौंप दिया है तो वो अपनी मर्जी से कुछ भी करेगा। ठीक है, उसके लिए क्या है, उसको परमिशन चाहिए। जब मीर बख्शी हस्ताक्षर करेगा तभी वो अपनी मर्जी से तभी वो वेतन दे सकता है मनसबदारों को। ठीक है, उसके बाद में है एक जो पद था वो है मीर ए समा। यह राजकीय परिवारों की ज़रूरतों का ध्यान रखता था एवं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता था। यानी कि जो ये एक ऐसा पद था, ये क्या करता था, राज के जो परिवार होते थे या राजघराने होते थे उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखता था और उनको कुछ भी चीज़ की आवश्यकता होती थी वो उन आवश्यकताओं को पूरा करता था। ठीक है, काजी उल कुजात, काजी उल कुजात ये हमारा अगला पद है। इसमें काजी समझ सकते हो आप, एक न्यायाधीश का पद था। और अभी भी जैसे हम देखते हैं मुस्लिम धर्म में कि क्या होता है भाई, कि काजी का जो पद होता है, काजी को कौन बोलते हैं, बेसिकली जो विवाद को सॉल्व करने के लिए होता है, तो ये न्यायाधीश की तरह काम करते हैं। ठीक है, शासक के बाद न्याय व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण स्थान काजी का ही था। ठीक है, उसके बाद आता है कुछ अन्य छोटे मोटे जो पद हैं, मतलब छोटे मोटे तो नहीं कह सकते हम, लेकिन कुछ अन्य जो पद हैं वो हैं मीर आतिश, जैसे कि तोप खाने का प्रमुख होता था, मुहत्सिब, नैतिक आचरण का पालन करवाने वाला, और मीर ए अर्ज, यानी कि अर्जियां देखने वाला, रिक्वेस्ट लोग भेजती आम जनता, उन रिक्वेस्ट को देखता था ये। ठीक है, उसके ये तो थे सारे के सारे वो वाले पद जो केंद्रीय स्तर पर थे। ठीक है, जो केंद्रीय स्तर पर प्रशासन को संभालते थे। फिर अब हम आ जाते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे जो कि था प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन में देखेंगे कौन कौन से पद थे और क्या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। मुगल काल में प्रांतों को सूबा कहा जाता था। ठीक है, प्रांत को क्या कहा जाता था, सूबा। प्रांतीय प्रशासन को व्यवस्थित करने का श्रेय अकबर को जाता है। ठीक है, यानी अकबर ने जो व्यवस्था थी उसको काफी अच्छे तरीके से व्यवस्थित किया हुआ था। प्रत्येक सूबा जिसे सौंपा जाता था वह सूबेदार कहलाता था। ठीक है, यानी कि जिसके अंतर्गत जैसे एक सीएम की तरह लगा सकते हो आप, जैसे कि आज जो है अलग अलग स्टेट्स हैं उसका एक मिनिस्टर सीएम होता है, एक चीफ मिनिस्टर होता है। उसी तरीके से पहले क्या था, मुगल काल में सूबा होता था, प्रांतों को सूबा कहा जाता था, और सूबा जिसको सौंपा जाता था वो क्या कहलाता था, सूबेदार कहलाता था। ठीक है, तो इसमें जो पहला जो पद है वो तो सूबेदार का ही है। यह सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता था। यानी एक तरफ जो सम्राट कौन है, जो राजा की बात कर रहे हैं एक तरीके से, तो उसके प्रतिनिधि के रूप में ये प्रांतीय स्तर पर कार्य करता था। इसका मुख्य कार्य कानून व्यवस्था बनाए रखना था। इसे सैनिक एवं न्यायिक अधिकार भी प्राप्त थे। यानी कि किस स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर। ठीक है, कानून व्यवस्था को बनाए रखना, ये सारा काम किसके थे, सूबेदार के थे। दीवान, जैसे कि दीवान एक केंद्रीय स्तर पर था, ऐसे ही प्रांतीय स्तर पर भी एक व्यक्ति नियुक्त किया गया था वित्त मंत्री की तरह, जिसको दीवान ही कहा गया था। फिर था बख्शी, यह प्रांतों में सेना की देखभाल और उनके निरीक्षण के लिए था। यानी कि क्या करता था, प्रांतों में सेना की देखभाल करता था और उनका निरीक्षण करता था, यानी चेकिंग वगैरह। फिर आता है सद्र, यह प्रांतों में धार्मिक हितों की रक्षा करता था। यानी कि अगर धर्म से रिलेटेड कोई विवाद है या किसी के साथ कोई भी भेदभाव वगैरह ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखता था। ठीक है, और जो भी धार्मिक विवाद होते थे उनको एक तरीके से सॉल्व भी करने का काम करता था सद्र। फिर आ जाता है वही काजी। ठीक है, जैसे कि काजी हमने पढ़ा ऊपर की क्या है, न्यायाधीश की तरह कार्य करता था। ऐसे ही क्या है, सूबेदार के बाद ये प्रांत का सर्वोच्च न्यायाधीश था। ठीक है, लास्ट टॉपिक जो है वो है हमारा स्थानीय प्रशासन। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, स्थानीय प्रशासन में हम देखेंगे कि कौन कौन से पद थे। ठीक है, इसमें ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है। तो इसमें क्या था कि जिले को सरकार कहा जाता था।
कि प्रत्येक सूबा अनेक जिलों में विभाजित था। यानी कि क्या था, प्रांत थे, पहले क्या था, केंद्र था, फिर प्रांत था, प्रांत जिन्हें सूबा कहा जाता था, फिर ये जो सूबा था ये अनेक जिलों में विभाजित था। और जिले को क्या कहा जाता था, मुगल काल में जिले को सरकार कहा जाता था। ठीक है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा पद है भाई, फौजदार। यह जिले का प्रमुख अधिकारी था। ठीक है, जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना इसका मुख्य कार्य था। यानी कि जिस तरीके से यहाँ पर केंद्र में सूबेदार वगैरह कार्य कर रहे थे, ठीक है, वैसे ही क्या था, यहाँ स्थानीय प्रशासन में कौन था, फौजदार। ये जिले का प्रमुख अधिकारी था, मतलब बेसिकली व्यवस्था को बनाए रखना इसका काम था स्थानीय स्तर पर। फिर सेकंड पॉइंट में आता है अमलगुजार। यह जिले का वित्त अधिकारी था। ठीक है, अब एक चीज हम यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे पहले स्थानीय प्रशासन में और प्रांतीय प्रशासन में और केंद्र प्रशासन में हमने क्या देखा था, जो वित्त अधिकारी था उसको दीवान कहा गया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नाम जो है वो चेंज हो गया, यानी पद जो है उसका नाम चेंज हो गया, यहाँ पे अमल गुजार है जो वित्त अधिकारी है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट में क्या है, काजी। अब काजी तो सेम ही है, दोनों की तरह ही, वही जिले का मुख्य न्यायाधीश, यानी स्थानीय स्तर पर कोई भी अगर विवाद हो रहा है या तो उसको सुलझाने का काम कौन करेगा, ये जो जिले का न्यायाधीश है वो काजी करेगा। ठीक है, इसमें अब एक छोटी सी चीज़ आप इजीली समझ सकते हैं, मतलब ये प्रशासनिक संरचना शॉर्ट में मैंने ये बताने की बस इसमें कोशिश की है कि जो केंद्र था, जैसे कि वो प्रांतों में विभाजित था, सूबा। ठीक है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर आप इससे समझ सकते हो कि जो प्रशासनिक संरचना थी, सबसे पहले उसमें केंद्र था, फिर प्रांत था जिसे सूबा कहा जाता था, और उसके बाद जो सूबा थे वो जिलों में विभाजित थे जिसे सरकार कहा जाता था। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस आगे भी मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।